कार्तिक भाई, स्वागत है आपका बहुत बहुत एनबीएस पॉडकास्ट में। थैंक यू भाई। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कार्तिक भाई वैसे तो इंस्टा पर ज़्यादा एक्टिव है, हाँ। लेकिन अभी यूट्यूब पर भी इन्होंने हाथ आजमाने की सोची है। तो हमने सोचा कि क्यों ना कार्तिक भाई के साथ एक अच्छा सा पॉडकास्ट किया जाए। कार्तिक भाई, अब आप भी हॉरर के वर्ल्ड में आ चुके हैं, और हॉरर का ना एक बड़ा सीधा सा रूल है कि भाई हम बातें जितनी मर्जी करते रहे, वो बात की बात है, लेकिन स्टार्ट हम किससे से करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कीजिए कि जो नेचुरली बात है हॉरर में टॉप करो। तो मैं अभी कोविड के दौरान का एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ, ओके। जो मेरे एक मामा लगते हैं, उन्हीं के साथ हुआ था। ओके, रियल मामा जी आपका? मतलब हाँ, रियली मान लो, दूर के लगते हैं पर मामा ही हैं। और ये कहाँ की बात है? ये बात है मुंबई की। मुंबई की, ठीक है। तो वो मतलब दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुए थे जॉब के लिए। हम्म। तो वहाँ पर सुनील भाई क्या होता है कि वो एक फ्लैट लेते हैं हम्म। रेंट पर, और वहाँ पर रहने लगते हैं। हम्म। तो पहले दिन ही उनको रात को सोते हुए सपना आता है। हम्म। सपने में एक औरत उन्हें दिखती है, और अंधेरे रूम में दिखती है, मतलब एकदम डार्क रूम होता है उसमें। वो उनको सपने में ये दिखता है कि वो सो रखे हैं, और एक औरत आई है हम्म। और उनके कान में बुरी तरह चिल्लाया हम्म। उस औरत ने। और उस सपने से वो एकदम से जग जाते हैं, हम्म। और उन्हें लगता है कि शायद मेरा वहम होगा। वो वापस सो जाते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, जब वो वापस सोते हैं तो दोबारा उन्हें एक औरत दिखती है। हम्म। वो बोलते हैं कि यहाँ से चला जा। हम्म। तब भी उन्हें लगता है कि मेरा वहम होगा, कि शायद मैं थका हुआ हूँ शिफ्टिंग के दौरान, क्योंकि काफ़ी थक गए थे। वो दोबारा उस चीज़ को इग्नोर करके सो जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, लॉकडाउन लगने वाला होता है। हम्म। तो वो सोचते हैं कि मैं वापस घर चले जाता हूँ। हम्म। अपना वो ताला लगा के फ्लैट पे घर पर आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं वापस। वहाँ पर क्या होता है सुनील भाई, जब वो दिल्ली आ जाते हैं तो एक बार उन्हें सपने में फिर से वो औरत दिखती है, हम्म। और बोलती है कि वापस मत आइए। वो उस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि 2 दिन मेरे साथ इंसिडेंट हुए हैं, शायद दिमाग में रह गया वो, क्योंकि वो मतलब जो वो मेरे मामा हैं, उनके साथ लाइफ में बहुत चीज़ हुई है, हम्म। हॉरर भी हुई है। तो उनको ये पता था कि अधिकतर चीज़ें हमारी वहम ही होता है, हम्म। मतलब अधिकतर चीज़ें होती नहीं है, हम्म। लेकिन हमारा माइंड इंड्यूशन क्रिएट कर देता है कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। हम्म। अब सुनील भाई, जब कोविड का लॉकडाउन ख़त्म होता है, वो वापस जाते हैं। जब वो जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगती है वहाँ पर, और उनकी रातों की नींद उड़ने लगती है। स्टार्टिंग में तो उन्हें कुछ अजीब नहीं लगता, उन्हें लगता है कि हाँ शायद काम कर रहा हूँ, नई जगह है, चीज़ें बदल रही है। लेकिन ये चीज़ कंटिन्यूटी में होती है, उनको उनकी मतलब नींद ही उड़ जाती है। रात को बहुत ट्राई करते हैं, नींद की गोली भी लेते हैं, पर उनको नींद नहीं आती है। हम्म। फिर क्या होता है सुनील भाई कि इंसिडेंट शुरू होते हैं। जैसे वो सो रहे होते थे, उनकी आँख खुल जाए मतलब, तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनके साथ कोई लेटा हुआ है। हम्म। बाकायदा उन्हें मतलब महसूस होता था कि कोई टच हो रहा है, कोई साथ में लेटा हुआ है। और कई बार जैसे वो नहा रहे होते थे, तो बाहर ऐसा लगता था कि कोई दौड़ रहा है। ये चीज़ें उनके साथ होने लगी। उन्होंने तब भी इतना ध्यान नहीं दिया, वो इग्नोर ही करते रहे। फिर एक दिन क्या हुआ सुनील भाई कि वो रात को सो रहे थे, और किसी ने उनका ना कंबल खींच दिया। हम्म। जब ये चीज़ उनके साथ हुई तो उन्हें थोड़ा डर लगा। वो घबरा के उठे, बैठे, आसपास देखा, कुछ भी नहीं। वापस मतलब वो लेटे और सो गए। सोने के बाद उन्हें दोबारा वो औरत दिखी, और उसने बोला कि तेरे को मैंने मना करा था, पर तू नहीं माना, तो फिर आ गया। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ रहा। ये चीज़ जब उनके साथ हुई तो उन्होंने आसपास पता करा कि भाई फ्लैट में कुछ दिक्कत है क्या। तो आसपास वाले नए लोग थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई तो दिक्कत हमने सुनी नहीं इस फ्लैट के नींद। बाकी क्या पता आपके साथ फहम हो रहा हो, या क्या पता आपका चौराहे पे पैर आ गया हो। तो एक बार हनुमान मंदिर हो या ना। अब वो हनुमान मंदिर को कराए। वहाँ से आने के बाद उन्होंने क्या किया, हनुमान जी की प्रतिमा ले ली, क्योंकि नया फ्लैट था, वहाँ मंदिर तो था नहीं। हनुमान जी की प्रतिमा लगा दी, और धूप बत्ती करना स्टार्ट करा। अब सुनील भाई, वहाँ क्या हुआ कि उस रात जब वो सो रहे थे, जो हनुमान जी की वो प्रतिमा थी वो गिर गई। ओके। जैसे ही वो नीचे गिरी, वो वापस खड़े हुए, और उन्होंने देखा कि एक चूहा वहाँ से गुजर रहा है। हम्म। उन्होंने फिर से अपने माइंड को समझा लिया कि शायद ये चूहा चढ़ गया होगा, इस वजह से ये फोटो गिर रही। हम्म। वो अगले दिन दोबारा से उस फोटो को बनवा के लेके आए, जो क्योंकि मिरर वगैरह जो टूट गया था, वापस से लेकर आए, वापस से लगाए, धूप बत्ती करी, और अपना जो काम था वो करने लगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि उनको ना डर लगने लगा
उनको रूम में एहसास होने लगा कि वो अकेले नहीं, कोई ना कोई उनको देख रहा है, घूर रहा है, और कोई ना कोई उनके साथ रह रहा है। जैसे कई बार उनको टीवी खुला मिलता था, बेड वो जचा के जाते थे लेकिन ख़राब मिलता था, और कई बार वो जब नहा रहे होते थे तो बाहर ऐसा लगता था कोई दौड़ रहा है, कोई घूम रहा है। ये चीज़ें बहुत रेगुलर होने लगी। तब उन्होंने अपने दोस्त को बताई ये बात, वहीं पर जो था, तो उसने बोला कि एक भगत जी हैं, उनसे तो मिल ले, क्या पता कोई दिक्कत हो सच में। तो मामा जी वहाँ गए, उनसे मिले, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि भाई उस घर में दिक्कत तो है, पर दिक्कत क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये देखने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अभी 3 दिन के लिए तो जा रहा हूँ, मैं 3 दिन बाद आऊँगा। फिर क्या हुआ सुनील भाई, उन्होंने 3 दिन का वेट करा, लेकिन इन 3 दिनों में उनके साथ बहुत ही डरावने किस्से हुए। लाइक वो जैसे ही सोते कोई उनको उठा देता। 3 दिन मतलब इतना बुरा हाल हो गया कि वो सो ही नहीं पा रहे थे। वो कुछ भी करते, कभी उन्हें पीछे से कोई दौड़, ऐसा लगता कोई दौड़ के गया है, कोई हंस रहा है, और वो एकदम निडर स्वभाव के इंसान थे, मतलब उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। लेकिन उनको भी डर लगने लगा, धीरे धीरे उनके साथ वो चीज़ इतनी कंटिन्यूटी में होने लगी कि उनके मन में डर बैठ गया। छोटी सी भी अगर आहट होती थी तो उनको ऐसे ही लगता था कि कोई स्पिरिट है, कोई चीज़ है। और नींद बिल्कुल आनी बंद हो गई थी, तो उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल वगैरह भी आने लग गए। फिर 3 दिन बाद वो महाराज जी, मतलब वो भगत जी तो जो थे, वो वापस आए। अब वापस आने के बाद उनके फ्लैट पर आए, उन्होंने फ्लैट वगैरह देखा, कि बताया कि हाँ यहाँ पर कुछ है तो सही, लेकिन मैं ट्रीटमेंट करके जा रहा हूँ, इसके बाद तो मैं परेशान नहीं करेगी। वो महाराज जी ने जो भी इनके रिचुअल्स थे वो करने के बाद वो चले गए। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, सब शांति से रहा। दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन क्या हुआ सुनील भाई, कि जो सामान है, सामान को वो एंटिटी फेंकने लगी। लाइक किचन का सामान था वो अपने आप गिर रहा, और जो टीवी यूनिट के पास जितना सामान रखा था वो सब अपने आप गिरने लगा। मतलब पूरा चहल पहल पूरी, मतलब उसने जितना कोहराम मचा सकती थी वो मचा दिया। अब इस चीज़ से क्या हुआ, ये ना डर के बैठ गए। इन्होंने ठान लिया कि मैं कल ही खाली कर दूँगा फ्लैट। सुबह इन्होंने सामान भी पैक कर लिया। सामान पैक करने के बाद जब ये जाने लगे तो इनके मन में आया कि यार मेरा घर है, मेरे घर में कोई मुझे कैसे डरा सकता है, मैं नहीं जाऊँगा, आज फिर रुकूँगा। अब ये इन्होंने अपने मन में ठाना और वापस फ्लैट में बैठ गए। बैठने के बाद इन्होंने सोचा कि आज रात को मैं देखूँगा। रात को बैठने के बाद इन्होंने पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ी। नींद तो क्योंकि ना आती, सुबह सोते थे। उस रात इनके साथ कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने सोचा कि मैं वही करा करूँगा, हनुमान चालीसा पढ़ा पाऊँ। तो ये वापस घर में आए, पूरी रात इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, और उस रात भी इनके साथ कुछ नहीं हुआ। ये आराम से सुबह सोई। तो इन्हें थोड़ा विश्वास हुआ कि अब हनुमान चालीसा मैं पढ़ा करूँगा और चीज़ें हैं जो शांत होने लग जाएगी। फिर क्या हुआ सुनील भाई कि ये ना बर्तन मांज रहे थे, बर्तन साफ कर रहे थे, और इन्होंने हनुमान चालीसा स्पीकर में चलाते छोड़ रखे। ओके। और दिन का टाइम था। अब बर्तन साफ करते करते ना आवाज़ आती है कुछ गिरने की। जब ये बाहर आके देखते हैं तो जिस स्पीकर में हनुमान चालीसा चल रही थी वो किसी ने गिरा रखा था। वो Okay. पूरा बर्बाद हो रखा था, और जो हनुमान जी की तस्वीर थी वो वापस से हिल गई थी। ये चीज़ देखने के बाद इनका जो डर था वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया। क्योंकि नॉर्मली हमें लगता है कि भाई हनुमान चालीसा हम पढ़ लेते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आ, महावीर जब नाम सुना, लेकिन जो एंटिटी दी उसने हनुमान चालीसा ही बंद कर दी एक तरीके से। ये देखने के बाद वह पूरा डर बैठ गया। इन्होंने वापस उन भगत जी को फ़ोन किया कि ऐसे से हुआ है। उन भगत जी ने एक एडवाइस दी कि भाई जितना जल्दी हो सके इस फ्लैट को खाली कर। उन्होंने सामान पैक करा और नीचे आए, और जाते जाते इन्होंने चौकीदार से पूछा कि भाई यहाँ पर क्या दिक्कत है। तब चौकीदार ने पूछा कौन से फ्लैट में रहते हो। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को 15 दिन हुए हैं, मतलब कोविड में तो मैं चला गया था, अभी वापस आया हूँ, 15 दिन से बहुत बुरा हाल चल रहा है। तब चौकीदार ने बताया कि सर आप जिस फ्लैट में रह रहे हो तो सानुस से बंद है, और वहाँ पर तो वो 2 दिन से ज़्यादा किसी को रुकने नहीं देती है। आप पहले ऐसे इंसान हो कि आप 15 दिन वहाँ पर रुक पाए हो। ये सुन के ये और डर गए और ये वापस दिल्ली आ गए। पर रुकने कौन नहीं देती? वहाँ पर एक एंटिटी थी, मतलब उसके साथ क्या हुआ था ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन चौकीदार ने ये बताया कि जब से वो वहाँ पे चौकीदारी कर रहा है उसने यही देखा है कि वहाँ पर जो एंटिटी है, मतलब कोई औरत की स्पिरिट है, वो किसी को भी वहाँ पे रहने नहीं देती है।
और ये बात सोसाइटी के अधिकतर लोगों को पता है जो पुराने हैं, लेकिन जो नए लोग को नहीं बात पता नहीं थी। तो चौकीदार ने यही बोला कि अच्छा है आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन सुनील भाई दिल्ली आने के बाद भी उनके इंसिडेंट बंद नहीं हो। जब वो कोविड में आए थे तब तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी, उन्हें सिर्फ एक बार वो दिखे थे, अब वो उन्हें रेगुलर दिखने लग गई। मतलब वो दिन में भी मतलब कहीं जा रहे होते थे तो उन्हें लगता था कि उनके पीछे कोई चल रहा है। ऐसा उनके साथ रेगुलर होने लगा। कभी वो सो रहे होते थे, उनको कोई कंबल खींचे थे, और सपने में आके वो एक ही बात बोलती थी कि तेरे को मैंने मना किया था, तेरे को बोला था चले जा, पर तू नहीं मान। फिर उन्हें जो मतलब मेरे मामा जी थे, उन्हें पता लगा कि कोई गुरुजी है, उनसे जाके वो मिले, उनको दिखाया तो उन्होंने बताया कि हाँ वहाँ पर एक एंटिटी थी जिसकी वहाँ पर मतलब उसके साथ गलत करके उसको मार रखा था। ओके। और जो उसकी बॉडी है वो वहीं पर उसी मतलब जगह पर नीचे दफना रखी है। ये ग्राउंड फ्लोर था? ये था तो 4th फ्लोर, लेकिन जहाँ पर वो बिल्डिंग बनी हुई थी उस ज़मीन के अंदर उस औरत की बॉडी दफना रखी। ओके। तो उन्होंने पूछा कि अब क्या करो, तो उन्होंने बोला कि वहाँ वापस तो जाना नहीं, और उन्होंने उनको एक धागा दिया, कुछ रिचुअल्स बताए, और ये बोला कि अगर हो सके तो मुंबई में जो वो जगह है वहाँ की पुलिस को उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दो, और वो अगर हो सके तो उस बॉडी का अंतिम संस्कार करवाओ। जो मेरे मामा जी थे उन्होंने वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उनको बताया, छानबीन हुई तो उस बिल्डिंग के नीचे सही में एक औरत की बॉडी कंकाल हो चुकी थी। किसकी थी क्या थी ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई, लेकिन हाँ पंडित द्वारा उस बॉडी का रिचुअल करवाया गया तो उसको मतलब मुक्ति दिलवाई गई। ओके। उस दिन से उनके साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, वो शांति से रह पा रहे हैं। लेकिन अब वो वापस दिल्ली आ गए, अब वो मुंबई जाने की सोच ही नहीं रहे क्योंकि उनके मन में वो डर बैठ चुका है। तो ये स्टोरी उनके साथ हुई। ओके। तो जैसे आप कह रहे हो कि आपके मामा जी के साथ कुछ और घटनाएं भी हुई हैं, तो पैरानॉर्मल यही थी कि वन ऑफ द पैरानॉर्मल बहुत सारी थी, इसलिए तो वो स्ट्रॉन्ग हो रखे थे। तो इसके अलावा क्या क्या हुआ? जैसे एक बार हुआ था जब वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे ना, तो कॉलेज में रैगिंग होती है, पहले होती थी, तो उनको मतलब सबने बोला एक रूम में जाना है तेरे को और उस रूम में जाके रात बिता के आनी है। इन्होंने सोचा सबसे आसान काम है और कुछ कर भी नहीं रहे, चले जाऊंगा, तो इनको रूम में भेज दिया। ये अपनी एक डायरी लेके चले गए। ये वहाँ पर डायरी पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते इन्होंने देखा कि विंडो के पास ना एक सरदार जी ने दिखे, जिन्होंने हाथ ऐसे कर रखा अपना, और उनके हाथ में थोड़े बाल हैं। इन्होंने देखा, इन्होंने सोचा कोई खड़ा होगा और वापस इग्नोर करके पढ़ने लगे। अब वो सरदार जी इनको कंटिन्यू देखते रहे, बहुत देर तक इनको देखते रहे। तो उनको थोड़ा अजीब लगा, उन्होंने बोला हाँ भाई कौन है भाई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ये वापस पढ़ने लग गए। फिर इन्होंने किताब बंद करी और अपना रूम में जाकर सो गए। अब सुबह इन्होंने ये बात सबको बताई कि भाई तुमने बोला था रूम में जाना है, मैं होकर आ गया। अब सारे लोग चौंक गए, हैरान हो गए। सबने बोला कि तू सही में उस कमरे में गया था? इन्होंने बोला हाँ। तो इन्होंने पूछा क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हो, मतलब क्या था उसके? तब उन्होंने बताया कि भाई वो रूम तो हॉन्टेड है और वहाँ पर एक सरदार की आत्मा घूमती है। ओके। जब ये बात इन्होंने सुनी तो इनको थोड़ा झटका लगा कि भाई मतलब क्या कह रहे हो तुम। तो इन्होंने बताया कि यार रात को ऐसे ऐसे एक सरदार मुझे दिखा। जब इन्होंने पूरा इंसिडेंट बताया कि इसके हाथ ऐसे थे, पुलिया बताया, और उसके हाथ में बाल थे, तब लोग और हैरान हो गए। तब उन लोगों ने बताया कि उस सरदार की रैगिंग करी थी और कुछ लोगों ने उसके जो बाल हैं वो काट दिए थे। और सरदारों के लिए सुनील भाई बाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस वजह से उस सरदार ने सुसाइड कर ली थी इसी रूम, और उस दिन से वो सरदार उस रूम में लोगों को दिखता है। ओके। बेशक कुछ कहता नहीं था पर लोगों को डराता जरूर था। लोग डर जाते थे कह सकते हैं। हाँ ये कह सकते हो कि लोग डर जाते थे। तो ऐसे इंसिडेंट उनके साथ बहुत सारे हुए। इसके अलावा एक हुआ था सुनील भाई कि जो मेरे रियल मामा जी हैं, ये तो मतलब मेरे कजन मामा जी। हाँ, जो मेरे रियल मामा जी का घर है ऊपर हॉल बना हुआ है जिसमें मंदिर है, और वहाँ पर जो मेरे मामा जी थे वो ऊपरी चीज़ें निकालते थे। तो उस दिन मामा जी ने किसी की ऊपरी चीज़ निकाली थी और निकाल के मामा जी नीचे चले गए थे। जो मेरे ये वाले मामा जी थे, ये हॉल के साथ ही एक रूम है, उसमें बैठ के अपना नहा रहे थे क्योंकि पेंट हुआ था रूम में, तो पूरा रूम खाली था, तो ये वहीं पे बैठ के नहा रहे था। अब इन्हें ना हॉल में से चमचम की आवाज़ आई।
छम छम की आवाज़, इन्होंने लैपटॉप वगैरह में गाने चला रखे थे और आराम से अपना नहा रहे थे। पहले तो इन्होंने इग्नोर कर दी, इन्हें दोबारा छम छम की आवाज़ आई, तो इन्होंने सोचा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, थोड़ा सा ध्यान दिया, इन्होंने लैपटॉप के गाने बंद करे। फिर वो छम छम की आवाज़ एकदम तेज़ हो गई और ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत तेज़ भाग रहा है। ये चीज़ देखने के बाद इन्होंने फटाफट तौलिया लपेटा और नीचे चले गए। और मतलब जो मेरे मामा जी हैं उनको जीजा बोलते थे वो, कि जीजा ऊपर तो ऐसे सो रहा है। तो मामा जी को ध्यान है, अरे हाँ यार कुछ निकाला था, वो शायद ऊपर ही रह गया। मामा जी ऊपर आए, मामा जी ने हॉल खोला, मतलब मंदिर का गेट खोला। तब वो मतलब मामा जी ने बताया कि वो छम छम की आवाज़ करती हुई वो चीज़ वहाँ से चली गई। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट उनके साथ बहुत हुए थे, इस वजह से ही मतलब वो थोड़ा स्ट्रांग थे। तो मुंबई में जब उनके साथ ये चीज़ें हुई, इसलिए पहले उन्होंने इग्नोर करा कि हाँ, वरना नॉर्मल इंसान तो शायद पहले दिन ही डर जाए अगर उसे सपने में कोई आके बोल दे कि यहाँ से चले जा, वो भी अननोन फेस। सही। नॉर्मल इंसान तो वैसे ही डर जाए। तो ये चीज़ उनके साथ थी। तो भाई इसके अलावा ये तो आपकी हो गई जो बात मामा जी की, तो जब हम पहले डिस्कस करने लगे थे तो आपने कहा था कि इसके अलावा और भी कई किस्से हैं, तो उन पर बात करते हैं। एक किस्सा हुआ था सोहेल भाई मेरी मम्मी के साथ। ओके। वो ये था कि मेरी मम्मी ना मेरी सिस्टर को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए ग्वादर गई। हम्म। वहाँ पर क्या हुआ कि एग्ज़ाम सेंटर के पास ही मम्मी वेट करती थी, 2-3 घंटे जितना टाइम लगे। तो वहाँ पर ना एक औरत मम्मी को रोज़ मिलती थी, मतलब देखती थी कि मम्मी वहाँ पर बैठी हुई। अब जो वो औरत थी, 2-3 दिन बाद उसने मम्मी को बोला कि आप गर्मी में परेशान होते हो, साथ में ही मेरा कमरा है, आप क्यों ना मेरे कमरे में वेट कर लो जब तक आपकी बेटी एग्ज़ाम दे रही है। कमरे में कूलर वगैरह लगा हुआ है, गर्मी का टाइम है। तो नॉर्मली मम्मी ना बैठती नहीं है, मतलब अननोन प्लेस पे जाना अवॉइड ही करती है। लेकिन मम्मी के साथ एक लेडी भी थी, मतलब 2-3 लेडी थी। उन्होंने बोला चलो ठीक है बैठ जाते हैं, वेट कर लेते। तो वो तीनों उस रूम में चली गई, वहाँ पर कूलर वगैरह लगा हुआ था, ठंडा रूम होता ही था। अब मम्मी को सुनील भाई नॉर्मली ना किसी अननोन प्लेस में ना नींद आती ही नहीं। मतलब अभी भी वो कहीं रिश्तेदार के भी घर जाती हैं, तो 1-2 दिन तो उन्हें सेटल होने में लग जाता है। होता है, कईयों के साथ होता हाँ, उन्हें नींद आती ही नहीं। तो वहाँ पर क्या हुआ, मम्मी को ना नींद आने लगी, और ऐसी नींद आने लगी कि उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रही। वो सोच भी रही कि मुझे नींद क्यों आ रही है इतनी, पर वो सो गया। सोने के बाद सुनील भाई क्या हुआ कि मम्मी को ना मेरे नाना जी दिखे सपने में, और मम्मी को बोले कि छोरी खड़ी हो, और मम्मी नहीं उठे। फिर मम्मी को मेरे मामा जी दिखे, बड़े मामा जी, कि खड़ी हो यहाँ से उठ, और मम्मी ने तब भी कुछ नहीं सुना। उसके बाद क्या हुआ सुनील भाई कि मम्मी को हमारे जो गुरु जी हैं बाबा गोपाल नाथ जी, वो दिखे, और उन्होंने मम्मी को धमकाया कि खड़ी हो। फिर मम्मी एकदम से उठी। जब मम्मी उठी सुनील भाई, तो जो रूम का माहौल था ना वो पूरा बदला हुआ था। तो मम्मी को मतलब ये अगरबत्ती होती है ना, इसकी खुशबू आ रही, और बड़ा ही सुस्ती वाला माहौल हो रखा। फिर मम्मी ने जिस बेड पे मम्मी सो रखी थी उसके ना पीछे देखा, तो बेड के पीछे जो आले होते हैं ना, पुराने घर में आले होते हैं, आले में उस औरत ने अपना मंदिर बना रखा था। ओके। उस मंदिर में काली माता की तस्वीर और बहुत सारे तंत्र मंत्र का सामान रखा हुआ, और उस लेडी ने कुछ रिचुअल रखा था, और वो लेडी शायद मम्मी के ऊपर कोई रिचुअल ही कर रही थी, ओके। जिस चीज़ से महाराज जी ने आके मम्मी को बचाया। फिर अगले दिन भी उस लेडी ने बहुत ट्राई करा कि आप लोग रूम में रेस्ट कर लो, लेकिन मम्मी ने फिर उस पर इतना ध्यान दिया नहीं, मम्मी ने अवॉइड ही करा था। अब इस चीज़ का पता कैसे लगा, कंफर्म कैसे हुआ, कि जब मम्मी एग्ज़ाम दिला के वापस आई, तो जैसा मैंने बताया ना, मेरे जो मामा जी हैं वो हॉल में मतलब ये चीज़ें देखते थे, उतारते थे। तो जब मम्मी मामा जी के घर गई, मतलब मेरे नानी के घर गई, वहाँ पर जब मामा जी से मिली, तो मामा जी ने बोला कि तेरे को मैं उठाता रहता हूँ, तो उठती क्यों नहीं है? मैंने कहा मतलब? मामा जी ने बोला वो ग्वालियर में छोटी सी हाइट की औरत थी, तेरे को ले गई और तू चली भी गई और तू उठ नहीं रही। फिर मम्मी को ब्लिंक हुआ कि हाँ ऐसा हुआ था। तो मम्मी ने बताया कि हाँ, फिर मामा जी ने बताया कि वो जो लेडी थी वो अच्छी नहीं थी, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें थी मम्मी के अंदर जो वो छीनना चाहते थे। ओके। लेकिन महाराज जी की वजह से वो महाराज जी ने मतलब मम्मी को बचा लिया, और उसका जो तंत्र था वो फेर करवा दिया। तो ये इंसिडेंट मेरी मम्मी के साथ ही हुआ था। ओके। और इसके अलावा और कौन से किस्से हैं? इसके अलावा मेरे साथ हुआ था, ओके। जो पहली बार मेरे साथ हुआ था एक्चुअल में, जो मैंने देखा था
सुनील भाई मेरा ना जन्मदिन था हम्म और ठंड का टाइम था, जनवरी का टाइम था, और मैंने पहली बार 2014 की बात है ये, मैंने पहली बार ना बर्थडे पार्टी रखी थी, मतलब नाइट में, कि पूरी रात पार्टी करेंगे। तो मैंने मेरे सारे दोस्तों को इनवाइट कर रखा था और हमारी रूफ पर छत पर हमने पार्टी का अरेंजमेंट कर रखी। हम्म तो 2014 में देखो छोटे ही थे हम, मतलब इतने बड़े तो नहीं थे। आज से मान लो 10 साल पहले, 11 साल हो गया। हाँ 10-11 साल पहले की बात है। तो मेरा एक फ्रेंड था शशांक, उसके घर से ना फ़ोन आ रहे थे बार बार कि भाई इसको भेज दो भेज दो, और टाइम 1-1:30 बज चुका था। और हम छोटे तो थे, पर ये भी था कि भाई अकेले नहीं भेजेंगे क्योंकि घर थोड़ा दूर था। तो एक मेरा फ्रेंड आया हुआ था आसिफ रज़ा, ओके, उसकी बाइक थी। तो मेरे को बाइक चलानी आता बात ही नहीं थी। मेरा एक दोस्त होता है यश, तो उसके साथ मिलके मैंने कहा शशांक को हम छोड़ के आ लेते हैं। उसने बोला ठीक है। अब हम शशांक को छोड़ने इसके घर गए, छोड़ते छोड़ते में 2 बज गए। 2 बजे हमने छोड़ दिया उसको। छोड़ने के बाद सुनील भाई जब हम आने लगे ना, एक गली में हमारी बाइक रुक गई। अब बाइक रुक गई, बाइक स्टार्ट ना हुई। थोड़ी देर तक देखा, पूरा अंधेरा, सन्नाटा एकदम। किक मारे जाएं, सेल्फ मारे जाएं, स्टार्ट हो ही नहीं रही है। थोड़ी देर में ना मुझे ऐसा लगा कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ। अजीब सा, जैसे ऐसा लगता है ना हमें कोई देख रहा है, तो एक एहसास हो जाता है कि हमें कोई देख रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो दूर मुझे 2 लोग सफ़ेद कपड़ों में, एक्चुअल जो मतलब सफ़ेद भी नहीं बोल सकते, एकदम शाइनिंग कपड़ा, जैसे सिल्वर और वाइट का मिक्स मान, ऐसा कपड़ा उन्होंने पहन रखा। और दूर से धीरे धीरे बहुत स्लो मतलब पास आ रहे हैं। अब वो सिनेरियो देख के सुनील भाई मेरे ना होश उड़ गए पूरे। और जो यश था, यश का मुझे पता था वो बहुत ज़्यादा डरपोक था। मुझे ये पता था कि अगर मैंने इसको बोला ये बाइक यहीं छोड़ के भाग जाएगा, और बाइक किसी और की, तो मेरे को ये भी कि भाई बाइक पहुंचानी है, क्योंकि छोटे थे इतना समझ ही नहीं आ रहा था कैसे क्या करें। अब मैं जितने भगवानों के नाम मुझे याद थे ना मैंने सारे ले दिए, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं है। जब वो ये लगा लो कि थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया होगा ना उनका हमारे बिल्कुल पास आने, तो हमारी बाइक स्टार्ट हुई। ओके। मेरे मुंह से सिर्फ इतनी आवाज़ निकली कि भगा। और उसने भी ये लगा लो भगवान की कृपा ही थी, गुरु जी की कृपा थी कि उसने बाइक भगा दी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद बाइक फिर रुक गई। बाइक रुकी, लेकिन ना वहाँ पर 2-3 लोग ना हमें जाते हुए दिखे। मैंने कहा यार पैदल ही वहाँ तक चल। उन लोगों को उन्हें रोका, उनके पास थोड़ी देर खड़े हुए, सांस ली। फिर यश ने मुझसे पूछा कि भाई क्या हो गया था। तब मैंने उसको सारा इंसिडेंट बताया। ये सुन के वो डर गया। फिर उसने कहा, मैंने कहा कोई नहीं, वेट करते हैं। 5-10 मिनट हमने वेट करा, बाइक स्टार्ट हुई, बाइक में बैठे और सीधा घर के आगे पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो सबको बताया, पार्टी मतलब बंद ही कर दी, सब अपने घर चले गए। अगले दिन ये बात हमने शशांक को बताई कि ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ। शशांक ने पूछा भाई कहाँ पर, कौन सी गली में? तब बताया। तब शशांक ने बताया सुनील भाई कि जहाँ पर हमारे साथ इंसिडेंट हुआ उसके सामने वाले घर में एक पूरे परिवार ने सुसाइड कर ली। ओके। और अधिकतर लोगों को वो परिवार दिखता था, मतलब कभी उनके 2 लोग दिखते थे, कभी 3 लोग दिखते थे। और जिन जिन को वो लोग दिखते थे, आगे चल के उनका या तो एक्सीडेंट हो जाते था या वो हार्ट अटैक से मर जाते। ओके। मतलब अभी तक कोई ऐसा वैलिड रीज़न तो नहीं मिला था, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद अधिकतर लोगों के साथ कुछ ना कुछ हो जाए। शान ने बताया कि भाई मैं भी तुम्हें बताना भूल गया था कि वहाँ से मत जाना, और ये भगवान की कृपा ही है कि तुम लोग बच गए। तो उस दिन के बाद हम उस जगह से कभी आए। ये कोई छोटी भूल नहीं थी, बहुत बड़ी भूल थी, बताना भूल ना। तो थी, पर वही छोटे थे ना, हाँ। और गर्म खून था उस समय, जोश था खाली पार्टी करने से। और ये जो आप बता रहे हो, जो एंटिटी बता रहे हो, जैसे इसको आपने आते हुए देखा, तो इसका कुछ हुलिया? बोलिया भाई मैं बता रहा हूँ ना कि वो वाइट कलर मुझे लग रहा था, क्योंकि शायद चेहरा तो समझ में आ गया, मैं हुलिया की बात कर रहा हूँ, चेहरा कुछ बिगड़ा वो यहाँ बिल्कुल नॉर्मल था। अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल था, सिर्फ जो कपड़े थे वो पूरे वाइट थे। ओके। और मतलब वाइट भी नहीं थे, वाइट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शाइनिंग वाइट कह सकते हैं, हाँ जैसे जिसपे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। हाँ, मतलब कह सकते हो, रिफ्लेक्ट क्योंकि शायद वो उस कलर का मेरे को नाम ही नहीं पता। तो
ये वहम भी तो हो सकता है आपका कि जरूरी नहीं है। खुली आंखों से वहम कैसे होगा? नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ उस कपड़े के बिना पर थोड़ा सा डाउट हुआ ना। नहीं, कपड़े के भी यहाँ पे नहीं, हाँ। मतलब लोग मुझे प्रॉपर दिख रहे थे, हम्म। लेकिन जो उनके कपड़े थे वो प्रॉपर वाइट थे, और वो बिल्कुल मतलब कोई इंसान की स्पीड ही नहीं होती ऐसी, हम्म। वो इस स्पीड में आ रहे थे जैसे कछुओं की चाल। हम्म। और उन्होंने आग भी नहीं झपकाई थी। हम्म। मतलब एक पता लगता है ना आपको कि आपको दूर से कोई घूर रहा है, हम्म। एक एहसास आपकी छठी इंद्री कह देती है हम्म। कि हाँ कोई देख रहा है और एक टक देख रहा है। हम्म। तो मेरा वही कांटेक्ट था। और उस समय शायद ये लगा लो कि मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था ना जो मैंने मतलब विजिबल आंखों से देखा था। हम्म। तो इतना मैंने सोचा ही नहीं कि मैं ढंग से देख लूँ। मेरा उस समय पूरा फोकस ये था कि बस यहाँ से हम निकल जाए। आपने कहा कि पहली बार, मतलब इसके बाद भी कुछ हुआ या फिर बस पहली और आखिरी बार था? मतलब मैंने उसके बाद तो ये लगा लो कि 2017 में मेरे को गुरु दीक्षा मिल गई। हम्म। तो गुरु मंत्र मिला तो प्रोटेक्शन मिला। हम्म। उसके बाद कभी मतलब विजिबल आंखों से मैंने कुछ देखा तो नहीं है, हम्म। पर हाँ महसूस बहुत करा है। वो कैसे? नेगेटिव एनर्जी बहुत जगह, जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उसके घर में गया था। हम्म। तो उनके घर में ना रात को मतलब यही एंटिटीज़ का आना जाना लगा रहता और बहुत जगह उन्होंने दिखाया था। हम्म। अब मुझे नहीं पता था इस बारे में कि इनके साथ ऐसी कोई दिक्कत है। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आना जाना लगा रहता था एंटिटीज का मतलब ये मतलब उनके घर में ना एक एंटिटी नहीं थी। ओके। जैसे नॉर्मली क्या होता है सुनील भाई की स्पिरिट होती है या पिशाच होते हैं, इनके घर में यक्षिणी, शंखनी और यहाँ तक कि ब्रह्म दैत्य तक को लोगों ने देखा। ब्रह्म राक्षस जिसे कहते हैं। ब्रह्म राक्षस जिसे कहते हैं। और उनके घर में काफ़ी तांत्रिक लोग आए थे। हम्म। वो काफ़ी तांत्रिकों के आने के बाद ना ये लगा लो उस जगह का इलाज तो हुआ नहीं, लेकिन वो और ख़राब हो गई। ओके। कि जो लोग आए उन्होंने अपनी तरीके से चीज़ों को ट्राई करा, लेकिन वहाँ पर एक ना द्वार खुल गया था कि इनके घर में भूत प्रेतों का आना जाना लगा रहता। ओके। जब पहली बार मैं उनके घर गया तो मुझे एहसास हुआ कि ना इस घर में कुछ नेगेटिव था। जब मैंने अपने फ्रेंड को बताया तो उसने चुप एक्सेप्ट करा कि हाँ, फिर उसने पूरा इंसिडेंट बताया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ। मतलब उनके घर में ये लगा लो आज भी ये सीन है कि कोई जाके राजी नहीं है कि उनको जाके इलाज कर ले, क्योंकि वहाँ पर इतनी मतलब इतना बुरा हाल है ना, जैसे ही वो ट्राई करते हैं ना घर को दिखवाने का या ठीक करने का, उनके घर में भूचाल बच जाता है। कोई स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से उनके घर में ऐसा कुछ हुआ? रीज़न तो ये है, देखो सुनील भाई, जितना मुझे समझ आया कि उनके घर में जो यक्षिणी थी पहले उन्हीं का वास था। लेकिन ये लगा लो तांत्रिक वगैरह आए ना, इन्होंने क्या सोचा कि इस यक्षिणी को हम अपने बस में कर लें, क्योंकि यक्षिणी कोई प्रेत नहीं है, कोई भूत नहीं है, एक योनि है। और ये लगा लो माता की सेविकाएं होती हैं, जी। तो काफ़ी पावरफुल होती हैं। और अगर यक्षिणी आपको सिद्ध हो जाए तो आपके बारे में आ रहे हैं। मतलब ये लगा लो कर्ण पिशाचनी वगैरह तो बहुत छोटी विद्या यक्षिणी के आगे। तो जितने तांत्रिक लोग आए ना, उन्होंने उस चीज़ को सॉल्व करने की जगह और बिगाड़ दिया, यक्षिणी को और गुस्सा दिला दिया। और जो विद्या उनके पास थी वो वहाँ पर उन्होंने छोड़ तो दी, लेकिन उसको वापस लेना नहीं जा पाए, क्योंकि यक्षिणी ने ऐसा वहाँ पर खेल रचा दिया कि सबकी जो जो चीज़ें थी अपने पास ही उन्होंने रख ली। तो वहाँ पर अभी ऐसा हाल है कि कोई भी अगर जाके ट्राई करता है ना, अगर वो छोटी मोटी विद्या जानता है तो उसके साथ तो कुछ बुरा ही हो जाता है। इसलिए वो लोग भी अब ट्राई करवाते नहीं हैं। ओके। जैसा उनके साथ चल रहा है वो वैसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसके अलावा आपके पास, ये तो आपकी फैमिली के सारे हो गए अपने, और नहीं, फैमिली का ये मतलब दोस्ती में था। हाँ, दो मतलब फैमिली चलो हो गई, दोस्ती में ये भी हो गया। आप पर जो हुआ वो भी मदर का भी हो गया, मामा जी के। और इसके अलावा और भी फैमिली के किस्से हैं या फिर इसके अलावा बाहर के किस्से? इसके अलावा मेरे भैया ने मुझे एक इंसिडेंट बताया था। आपके रियल ब्रदर? हाँ, मेरे रियल ब्रदर। ओके। इंसिडेंट ये था कि एक ना लड़का था जिसको सपने में एक लेडी दिखती थी, और ये बात वो अपने दोस्तों को बताता था। मतलब ये लगा लो वो 15-16 साल का होगा। उसे एक लेडी दिखती थी और वो बोलती थी कि मैं तेरे को ना अपने साथ ले जाऊंगी एक दिन। और ऐसा भी नहीं कोई डरावनी लेडी दिखती थी, बहुत सुंदर सी लेडी दिखती थी। तो लड़का ये बात अपने दोस्तों को बताता था। अब ये लोग नशे वगैरह करते थे, उसके दोस्तों को लगता था कि ये पागल है, ऐसी कुछ कुछ बोलता रहता। वो लड़का बोलता था कि वो लेडी आती है मेरे पास और मेरे को बहुत प्यार से छूती है और बोलती है कि तेरे को एक दिन में अपने साथ ले जाओगी। जब ये बात इसने अपने घर पे बताई तो घर वालों ने भी इग्नोर करा, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आपने बोला कि वैसे ही तरह वहम हो गया होगा, और घर वालों को पता था कि ये नशे करता है, तो इतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ, जब ये 18 साल का हुआ तो वो जो लेडी है ये बोलता था कि इसको प्रत्यक्ष दिखने लगी। मतलब वो आती थी
इसके पास बैठती थी, इससे बात करती थी और चली जाती थी। अब ये तो बोलता था कि इसको दिखती है, लेकिन अगर इसके आसपास कोई होता था उसको नहीं दिखती थी। ये चीज़ इसके साथ बहुत होने लगी। जब इसका 18th बर्थडे आया और मतलब 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद सुनील भाई वो जो लड़का है वो मरा हुआ मिला। ओके। और अजीब बात ये थी कि जो उसका प्राइवेट पार्ट था वो गायब था। वो मतलब ऐसा था कि वहाँ पर कभी भी प्राइवेट पार्ट था ही नहीं। तब इसके घर वालों को रियलाइज़ हुआ और उसके दोस्तों को रियलाइज़ हुआ कि शायद ये कुछ सच ही हमें बता रहा था। हाँ, ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। मतलब एक लड़की का जेंडर ऐसा हो गया था कि वहाँ पर कुछ था ही नहीं, कभी कुछ रहा ही नहीं। वो ये इंसिडेंट मैंने सुना। ओके ओके, ये आपके भैया ने बताया, उनके आगे कोई उन्होंने कहीं से सुनी थी। सही से सुनी थे। और जैसे कि अभी आपने जो चैनल शुरू किया यूट्यूब का, तो उस पे जो आपको वीडियोस आ रही हैं, अब बना रहे हैं आप, उसके सोर्सेज क्या हैं? मतलब आपको सब्सक्राइबर भेजते हैं या फिर ऐसे ही कहीं से आपको भी पता लगता है? कुछ स्टोरी तो मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू मिलती है क्योंकि मेरा मेनली इंस्टाग्राम पे रहा ना पहले। बाकी कुछ स्टोरीज मेरी खुद की एक्सपीरियंस है जो मैंने सुनी है। जी। क्योंकि मतलब ये लगा लो बचपन से ही जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में और ये हॉरर में इंटरेस्ट रहा है, तो काफ़ी लोगों से मिला हूँ, काफ़ी तांत्रिकों से भी मिला हूँ और काफ़ी जो इस चीज़ के जानकार हैं उनसे भी मिला हूँ। तो मोस्टली वही घटनाएं मुझे पता है जो असलियत में हुई है। बाकी स्टोरीज तो देखो बहुत है। तो जो इंस्टा पे आपको स्टोरीज आती है उनमें से कुछ ऐसी किस्से जो आपको लगता है कि यार सच झूठ तो बात की बात है, लेकिन भाई सच में बड़े डरावने हैं? डरावनी एक स्टोरी थी ब्रह्म राक्षस की। ओके। एक मतलब ये स्टोरी पुरानी है। एक अशोक पंडित जी थे और मतलब थोड़े गरीब ब्राह्मण थे। इतना वो था नहीं सोर्स ऑफ इनकम, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। लेकिन ये भैरव बाबा के भक्त थे। मतलब चाहे कुछ भी हो जीवन में, भैरव बाबा को हमेशा याद रखते थे। ओके। अब इनके पास एक ना सेठ आते हैं और वो बोलते हैं कि जी हमारे घर में आपको ना हवन करना है और मैं उसकी ये मुद्राएं आपको दूंगा। अच्छी मुद्राएं मतलब उन्होंने, लेकिन हवन होगा रात को। और ये लगा लो आज से 100-150 साल पहले की स्टोरी, काफी पुराने। काफ़ी पुरानी स्टोरी। तो जो पंडित जी थे वो मान गए कि ठीक है, उन्हें सिर्फ लगा कि हाँ शायद भगवान ने मेरी सुन ली है, अच्छी मुद्राएं मिल रही है तो मैं चला जाता हूँ। चले गए। अब क्या था कि पहले टाइम पे इतना पता तो लगता नहीं था, तो इन्होंने रात को हवन करा। हवन करते करते इनको 1-1:30 बज गया था। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं रात को ही निकल लेता हूँ, थोड़ी देर में सुबह होने ही वाली है और अपने घर पहुँच जाऊँगा। अब सेठ ने बोला भी कि भाई अभी रात का समय है, सूर्योदय का आप वेट कर लो फिर निकल जाना। पर इन्होंने नहीं सुना, ये चले गए। अब वहाँ पर क्या हुआ सुनील भाई कि ये जा रहे थे ना, एक बरगद का पेड़ आया। जैसे ही इन्होंने पेड़ क्रॉस करा, इनको आवाज़ आई कि पंडित मिठाई तो खिला दे। ओके। इन्होंने आसपास देखा, कुछ नहीं देखा। इन्होंने पूरा मतलब टटोला कि आसपास कोई हो, दूर देखा, कुछ नहीं देखा। ये अपनी फिर जाने लगे। फिर से आवाज़ आई कि पंडित खिला तो जा। इन्होंने फिर आसपास देखा, कुछ नहीं दिखा। फिर वापस जब ये मुड़े तो इन्हें आवाज़ आई धम से, जैसे कोई चीज़ नीचे गिरी। अच्छा। हाँ। जब ये पीछे मुड़े तो इन्हें एक इंसान दिखा। वो इंसान बोला कि भाई ये मिठाई खिला दे। अब पंडित जी, मैंने बताया कि स्थिति थोड़ी अच्छी थी नहीं। पंडित जी काफ़ी खुश थे कि आज मिठाई मिली है, व्यंजन मिले, तो मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा। इन्होंने मना कर दिया। ये बोले कि भाई आज काफ़ी टाइम बाद मुझे ये सामान मिला है, ये तो मैं मेरे बच्चों को खिलाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो बोला कि पंडित सोच ले, थोड़ा सा खिला दे मेरे को। ये नहीं माने भाई। तब उस एंटिटी ने अपना असली रूप दिखाया। वो एक ब्रह्म राक्षस था। उसका मतलब आकार लंबा हो गया, उसके सींग वगैरह आ गए। अब पंडित जी घबरा गए, डर गए। तब उसने बोला राक्षस ने कि मैंने तेरे को इतने मौके दिए पंडित, लेकिन तूने नहीं मानी। अब तेरे ये व्यंजन तो मैं खाऊंगा, साथ में तेरे को रुपा जाऊंगा। अब तेरे को मैं जाने नहीं दूंगा। अब अशोक पंडित जी थे जो, इन्होंने सोचा अब क्या करूं। इन्होंने भगवान को याद किया। इनको लगा कि भाई मेरा परिवार तो पहले ही परेशान था, आज ये भी मुझे ख़त्म कर देगा, मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन इनकी ना एक आदत थी कि जब भी अपने घर से निकलते थे
तो ये भैरव बाबा को हमेशा बोल के नहीं करते थे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। वहाँ पर क्या हुआ कि जब वो राक्षस इनके पास आने लगा, इन्होंने आंखें बंद कर ली, उनको लगा कि अब ये मुझे मार देगा। जब काफ़ी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इन्होंने आंखें खोली तो देखा राक्षस पीछे खड़ा हुआ है, दूर खड़ा हुआ है। तो इन्होंने आसपास देखा, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो वो राक्षस था वो बोला कि पंडित तूने दगाबाजी कर दी, इसको भी लेके आ गया। तब इन्होंने बोला किसको लेके आ गया? कह रहे ये पीछे खड़ा तेरे। पंडित जी ने पीछे देखा, उन्हें कोई नहीं दिख रहा। तब पंडित जी ने देखा कि राक्षस ऊपर की तरफ कुछ देख रहा है। जब पंडित जी ने वापस अपने पीछे ऊपर की तरफ देखा तो धुएं की आकृति में उन्हें लगा कि भैरव बाबा आ गए हैं और भैरव बाबा उनके पीछे खड़े हैं। ओके। तब पंडित जी समझ गए कि भैरव बाबा ने बचाने आए यहाँ को। तो उन्होंने वहीं पर भैरव बाबा का जयकारा लगाया और अपना सामान लेके जाने लगे। और वो राक्षस वापस घर पे रखे, मतलब भैरव जी ने आके उनकी रक्षा कर। वरना ब्रह्म राक्षस है तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी खतरनाक एंटिटी है। सही। बहुत विरले लोग ही बच पाते हैं। और इनका ये भी, अगर ये प्रसन्न हो जाए तो वारे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर रुष्ट हो जाए तो आपको कोई विरला ही बचा सकता। सही है। लेकिन इसमें तो जो अशोक पंडित जी थे वो तो उनकी किस्मत नहीं थी, उन्होंने मना करके बहुत अच्छा किया। अब परम राक्षस खुश हो जाता तो चाहे वो धन वो सब कुछ कर देता, लेकिन है तो एक दैत्य है ना। वहीं उसी समय उनको भैरव नजर आ गए, उनका दर्शन मिल गया, इससे बड़ा क्या हो सकता। दैत्य तो है, लेकिन इसमें सुनील भाई एक बात है, ब्रह्म राक्षस कोई कैसे बनता है ये पता है आपको? उसमें जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि जो भी पंडित हो, जो अपने समय में काफ़ी ज्ञानी रहा हो, लेकिन कुछ कुछ के दुष्कर्म रहे हो जिसकी वजह से ज्ञान तो होता है लेकिन अब उसको मरने के बाद प्रेत जोनी मिल जाती है। हाँ, और वो भटकता रहता है उससे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन इसमें बात ये है कि उसे ज्ञान होता है तो उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। आपको लगता है कि जो ज्ञान होने से कोई इंसान अच्छा हो जाता है? बात ये है सुनील भाई कि अब सही क्या है ये हमें पता तो है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उस पर चले या ना चाहिए। नहीं वो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब हमें पता है ना कि सही क्या है। फिर मैं बोलता हूँ, मैं अब एक बार फिर से आपसे कहता हूँ कि आपके कहने का मतलब है कि ब्रह्म राक्षस के अंदर ज्ञान है, इसलिए हमें मतलब वो भी अगर हम पर खुश होता है तो हमें ये मानना चाहिए कि वो भी एक मतलब एक, आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं ब्राह्मण और एक मतलब उसकी वजह से जो उसके अंदर ज्ञान है उसकी वजह से वो उसकी अच्छाई है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उसने ज्ञान प्राप्त करा होगा तो कभी ना कभी वो अच्छा रहा होगा ना, तभी तो उसका ज्ञान लेने के लिए। तो फिर वो प्रेत जोनी में क्यों भटक रहा मैं है? बता रहा हूँ ना भाई, हाँ। उसमें ये रहा कि अब जैसे रावण है, हाँ रावण ने शिव जी की असीम भक्ति करी, जी। लेकिन कुछ दुष्कर्म की वजह से हम्म। वो भ्रमित हुए, हाँ। तो वो पाप के रास्ते में चले गए। हाँ। उनकी नज़र में वो पाप नहीं था हम्म। जब वो कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में था तो पाप ही। हाँ। अब ऐसे ही जो ब्रह्म राक्षस है, हाँ। जब ये ज्ञान अर्जित करते हैं हाँ। उस दौरान ये वेदों का, हाँ। मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सही है। भक्ति करते हैं, हाँ। सत्कर्म नहीं करते उस दौरान तो। हाँ। लेकिन बाद में कुछ इनके कर्म ऐसे हो जाते हैं, अहंकार से मान लो या कैसे भी मान लो, कि वो दुष्कर्म में बदल जाते हैं। आपको क्या लगता है जो वेद है पुराना उनको पढ़ने से क्या होता है? थोड़ी बहुत हमें देखो ज्ञान आता है। ज्ञान आता है, लेकिन बात यह है कि हम उसे किस तरीके से पढ़ते नहीं वो भी ठीक है। हैं। देखो जिस तरीके से मर्जी पढ़े, लिखा तो उसमें अच्छा ही है ना। अच्छा लिखा है सुनील भाई, लेकिन आपके ऊपर है ना, आप उसे कैसे समझे। फिर वही बात, मैं रामायण पढ़ के ये थोड़ी कह सकता हूँ कि रावण बड़ा पराक्रमी था। लेकिन बात देखो रामायण में भी ये है ना कि काफ़ी लोग आज भी ये कहते हैं हम्म। कि लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक क्यों काटी, हाँ। समझा के भी भेज सकते थे। हाँ। वही रामायण हम लोगों ने भी पढ़ी है। पंजाबी में ना एक कहावत है, उसका मैं आपको काट बताता हूँ, उसका समझा भी दूंगा। मतलब आए गए नु देख, सिर चढ़े नु तेग। इसका मतलब पता है क्या है? बताओ। आए गए नु देख, सिर चढ़े नु तेग। जो आया गया मतलब को आ रहा है हमारे घर पे, देख क्या होती है, बड़ी सी जिसमें लंगर पकता है। जो आ रहा है उसको खिलाओ पिलाओ सेवा करो। जो सर पे चढ़ गया फिर उसके लिए तेग तलवार है ही। अब रामायण में क्या वर्णित है कि जो वो शूर्पणखा थी वो क्या करने जा रही थी, सीता माता पर हमला। तो फिर उस समय आपको लगता है कि एक इंसान जब हमलावर हो गया उस समय समझाने की गुंजाइश होती है कुछ? बिल्कुल नहीं होती। तो फिर मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ हाँ, कि सबका पर्सपेक्टिव अलग है। नहीं पर्सपेक्ट जैसे देखिए देखो, सत्य है। अब देखिए प्लीज आप थोड़ा सा इस चीज में माइंड मत करना कि मैं आपकी बात को बार बार काट रहा हूँ। सत्य एक ही होता है, सत्य का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। समझ गए आप?
हम ये नहीं कह सकते कि एग्जाम्पल के तौर पे कि हम कहते हैं कि ये चीज़ सच है, लेकिन ऐसा भी ऐसा नहीं, सत्य एक ही है। सत्य को कभी भी तोड़ा मड़ोड़ा, जहां पर सत्य को तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की फिर वो सत्य नहीं रहेगा। सत्य से प्योर कुछ नहीं हो सकता, और सत्य को इम्प्योर करोगे फिर वो सत्य नहीं रहेगा। इसलिए ग्रंथों में जो लिखा है हम ये नहीं कह सकते, हम उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं इस बात पर क्यों जोर दे रहा था, मैं इसलिए जोर दे रहा था कि आपने एक बात कही कि ब्रह्म राक्षस है उसको बड़ा ज्ञान होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो वो कर रहा है कि वो गलत काम है, और उसके बाद वो प्रेत योनि में पड़ जाता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दौरान वो ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे, कभी ना कभी तो वो अच्छे रहे होंगे ना, थोड़ा बहुत, सही है, है बिल्कुल ना, ठीक है। है ना। लेकिन जब बाद में उन्होंने दुष्कर्म करे, ठीक है। उस वजह से उन्हें वो योनि मिली। ठीक है तो अब जब वो उस योनि में चले जाए, जी, तो कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में तो उन्हें पता होगा ना कि उन्होंने कुछ दुष्कर्म करे हैं, इस वजह से बिल्कुल ठीक है। मुक्ति नहीं। ठीक है। अब वो उनके ऊपर है कि वो उस योनि में आने के बाद क्या करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, कि प्रेत बनने के बाद भी लोगों की मुक्ति हो जाती है कि टाइम पर, अगर वो सत्कर्म करें, भगवान का नाम लें। जैसे आपने सुना होगा कि तुलसीदास जी को भी एक प्रेत ने बताया था हनुमान जी के दर्शन कैसे करते पता है ना। तो ये हमारे ऊपर होता है हमेशा कि हमें सही मार्ग चुनना है या गलत मार्ग चुनना है। अब मैं इस इंसिडेंट की अगर बात करूं तो इस इंसिडेंट में आप जैसे कह रहे थे ना, इसमें तो ब्रह्म राक्षस अभी भी प्रेती है, वो अभी भी बुरा ही है। अगर वो एक इंसान को खाने की बात कर रहा है तो उसमें अच्छाई किस चीज़ की है ना, ये भी है। और जहां तक रही बात की, आप समझिए ज्ञानी का मतलब क्या होता है, जैसे ज्ञान हो, और जैसे यही नहीं पता कि वो जो बुरा कर रहा है वो बुरा है कि नहीं है, फिर वो ज्ञानी नहीं है, वो महामूर्ख है। नहीं, ठीक बात। कार्तिक भाई, इसके अलावा अब हम चलते हैं, इस मुद्दे से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको इंस्टा पे इसमें आप ब्रह्म राक्षस की स्टोरी थी, इसके अलावा कोई वियर्ड स्टोरी आई हो जिसमें हो सकता है वो सच हो या झूठ हो, वो बात के बाद आपको वियर्ड लगी हो, यार बड़ी अजीब सी बात है। एक मैंने सेक्टर 9 की स्टोरी सुनी थी। ये द्वारका, हाँ, वो पेड़ वाली। पेड़ वाली। हाँ हाँ। हाँ, उसमें मैंने ये सुना था कि 2004 या 3 की बात है, 2-3 दोस्त थे और वो वहाँ पर जाते हैं और बोलते हैं कि भाई वहाँ पर जाकर वो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं होता। वो वापस आ जाते हैं और अपने दोस्तों को फैला देते हैं कि भाई वहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम लोग गए थे वहाँ नशे करके आए, कुछ भी नहीं हुआ। अब जो उनके दोस्त थे उन्होंने बोला कि भाई एक विशेष तारीख उन्होंने बताई कि उस दिन अमावस्या की रात है, उस दिन तुम जाना और उसके बाद तुम लोग देखो कि कुछ होता है तुम्हारे साथ या नहीं होता। तो ये लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस दिन ये जाते हैं। अब वहाँ पर जाते हैं सुनील भाई, तो रास्ते में जो इनका एक दोस्त था ना, वो मना कर देता है। वो बोलता है कि पता नहीं मुझे डर लग रहा है आज, मैं नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ। तो वो उतर जाता है। अमित और तरुण थे, ये चले जाते हैं। अब ये जाते हैं वहाँ, गाड़ी रोकते हैं पेड़ के नीचे और अपना नशे वगैरह करना लगते हैं। थोड़ी देर बाद ना इनको आवाज़ आती है ढंग से कि कुछ गिरा है। तो अमित देखने के लिए बाहर उतरता है, देखता है उसे आसपास कुछ नहीं दिखता, वापस आके गाड़ी में बैठ लेता है। गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि कुछ जब दिख ही नहीं रहा है तो 1-2 घंटा वहाँ पे बीत चुका होते हैं, तो वो घर ही चल लेते हैं। अब ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं पर गाड़ी स्टार्ट होती नहीं। अब बहुत देर हो जाती है कि भाई गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो जो तरुण है वो बोलता है कि एक बार मैं इंजन देखता हूँ कि कहीं इंजन में तो कुछ खराबी हो। तो ये बाहर उतरता है और गाड़ी खोलता है और देखने लगता है। अब अंदर अमित बैठा होता है। 10 मिनट बीतते हैं, 15 मिनट बीतते हैं, बहुत देर हो जाती है। कुछ भी रिस्पॉन्स ना तरुण दे रहा होता है, ना कोई आवाज़ आ रही होती है। अब अमित को थोड़ा डर डर लगने लगता है। वो आवाज़ देता है कि तरुण खिड़की खोल के, पर कोई भी आवाज़ वो दिखा नहीं है। फिर अमित बाहर निकलता है, आसपास देखता है, तरुण कहीं दिखता ही नहीं है। अब क्या होता है सुनील भाई, वो पूरी गाड़ी के आसपास घूम लेता है, आगे पीछे हर जगह देख लेता है, तरुण उसे कहीं नहीं दिखता। वो वापस आके गाड़ी में बैठ जाता है। और 2004 में लगा लो, वहाँ पर अभी इतना सन्नाटा रहता है। अगर आप गए हो सेक्टर 9, तो उस समय तो कितना सन्नाटा रहता होगा, कोई भी आसपास से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही, एकदम सुनसान रोड है। ये अंदर बैठा रहता है, वेट करता है, पर तरुण का कोई भी मतलब रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा होता ना इसका। अब तरुण को फ़ोन करता ही है, देखता है कि फ़ोन भी गाड़ी के अंदर है। फिर इसको अपने दोस्त, जो इसका तीसरा दोस्त था सचिन,
उसको ये कॉल करता है, उससे सारी बात बताता है कि भाई ऐसे ऐसे हम आए थे और जो तरुण है वो मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ जाता है। सचिन से बोलता है कि भाई इस समय तो मैं क्या बोलूँ, मैं एक काम करता हूँ, पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, पुलिस के साथ ही वहाँ पर आते हैं। तो वो सचिन जो होता है पुलिस को लेके उस लोकेशन पे पहुँचता है। अब जो अमित है वो गाड़ी के अंदर बैठा होता है। तो अमित को ना सचिन फ़ोन करता है, बोलता है कि मैं ना गाड़ी का गेट खोल रहा हूँ, पुलिस वालों के साथ वो होता है, तो कुछ मत करियो, बस भागकर पीछे आके हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। अमित बोलता है लेकिन तरुण, बोलता है उसको देख लेंगे, पर जितना मैं तेरे को कह रहा हूँ ना उतना प्लीज़ अभी ऐसे कर लें, भाग के आ जाइए। ये सचिन यहाँ से गाड़ी खोलता है, अमित वहाँ से गाड़ी खोलता है, भागता है और गाड़ी में आके बैठ जाता है। अमित घबराया होता है, वो पूरा बताता है यार तरुण मिल नहीं रहा है, ऐसे हुआ था। अमित देखता है कि जो सचिन है और जो पुलिस वाले हैं वो ऑलरेडी घबराए हुए हैं। तो अमित बोलता है कि क्या हुआ, वो सिर्फ सामने इशारा करते हैं। तो बताते हैं सुनील भाई कि जो वो गाड़ी थी अमित तरुण की, उसके ऊपर उन्हें तरुण लेटा हुआ दिखता है। ओके। और उसके ऊपर एक औरत बैठी हुई दिखती है। जो उसके ऊपर बैठी हुई थी उसकी शक्ल वकल कुछ नहीं दिख रही थी, पर उसके ऊपर सिर्फ बैठी हुई। ये चीज़ देख के पुलिस वाले और ये अपनी गाड़ी भगा देते हैं। ओके। सुबह खबर आती है कि जो तरुण है उसकी लाश वहाँ पर मिली है। वो तरुण को मतलब जो वो चुड़ैल है वहाँ की, उसने मार दिया था। ये स्टोरी मुझे बताई थी किसी ने। ओके। और ये बहुत अजीब लगी थी मुझे सुन के कि मतलब एकदम से ऐसे क्या हुआ, और एकदम से वो मतलब ऊपर चला गया और उसके ऊपर वो बैठी हुई हो। ये स्टोरी थी। तो इससे पहले हम पॉडकास्ट अपना ख़त्म करें तो इंस्टा पे तो कार्तिक भाई थोड़ा सा शॉर्ट टर्म चलता है, छोटा चलता है कंटेंट। तो जो किस्से होते होंगे कई बड़े किस्से भी होते होंगे, ऑल दो अब आपने यूट्यूब पे शुरू किया लेकिन इंस्टा पे आप काफ़ी पहले से हो, तो फिर उसको कैसे छोटे मतलब कंप्रेस कैसे करते हो आप, छोटे किस्सों में कैसे कन्वर्ट करते हो? मतलब छोटी स्टोरी। हाँ, जैसे अब कईयों की तो स्टोरी बहुत लंबी होती है, फिर उनको कैसे छोटी में कन्वर्ट करते उसमें मैं क्या करता हूँ, जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना सिर्फ उनको कवर कर लेता हूँ। हो? जैसे स्टोरी तो बहुत बड़ी होती है कि मान गए ऐसा हुआ ये हुआ। कोई ऐसी स्टोरी हो जिसको आपने मेन पॉइंट्स में कवर कर दिया हो, लेकिन सच में आपको लगा हो कि भाई अभी ये इंस्टा में करने की मजबूरी है इसलिए मैं इसको छोटा करके कर रहा हूँ, लेकिन यार ये स्टोरी को बड़ी मतलब बताना चाहिए था कि कम से कम 7-8 मिनट की स्टोरी तो थी। नहीं, इस वजह से ही मैं यूट्यूब पे आया ना। हाँ वही कह रहा हूँ, कोई अभी है ऐसी स्टोरी? ऐसी स्टोरी यही वाली थी जो मैंने बताया ना, प्राइवेट पार्ट जिसका लड़के का गायब हो। ओके ओके। तो ये स्टोरी तो काफ़ी लॉन्ग थी, लेकिन जो इसका मेन मतलब पॉइंट था वो यही था कि वो लड़का एंड में मरा हुआ मिलता है और उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो गायब हो। ओके। तो अब आप जो कह रहे थे पॉडकास्ट के शुरू में कि कुछ आप ओकल्ट साइंस के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में आप जो आपके विचार हैं वो आप बात कर सकते हैं उसके बारे में। उसके बारे में मेरे यही विचार है, जैसे आपने जैसे ब्रह्म राक्षस का आपने बोला था कि ज्ञान होने का मतलब नहीं है कि वो सही हो। तो बात ये होती है कि अगर आपको मंत्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, तो अभी आपके ऊपर है कि आप उस ज्ञान को सही चीज़ में यूज़ करोगे या गलत चीज़ में यूज़ करोगे। सही है। तो ऐसा ही होता है तंत्र विद्या में भी कि एक शमशीर है, तलवार है, अब आपके ऊपर है ये कि आप उससे किसी की रक्षा करो या किसी का अहित करो। तो मेरा मानना ये है कि ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस ज्ञान के बाद जो पाथ हम चूज़ कर रहे हैं वो ज़रूरी है कि सही चूज़ कर रहे हैं या गलत चूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर ब्रह्म दैत्य वो बन भी गया, ब्रह्म राक्षस की योनि में आ गया, उसके बाद भी उसके पास मौका है कि अगर वो चाहे तो सत्कर्म करके भगवान को याद कर अपनी योनि से मुक्ति पा सकते हैं। तो आजकल जो ये तंत्र विद्या को बड़ा नॉर्मलाइज किया जा रहा है, कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, जैसे वशीकरण हो गया, या फिर जैसे कुछ ऐसे छोटे मोटे टोटके जिनको ये कहकर प्रमोट किया जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो भाई अब आज के ज़माने में कॉम्पिटिटिव ज़माना है, कई बार कुछ चीज़ें को ज़रूरी भी हो जाता है, तो इसके लिए ये बुरा नहीं है, ये मतलब अगर कुछ सही तरीके से किया जाए अच्छा है। लेकिन क्या ये उस जो नेचर है, कुदरत की जो एक लाइन चल रही है उसमें छेड़छाड़ नहीं है? छेड़छाड़ है बिल्कुल। देखो सुनील भाई, दो तरीके के लोग होते हैं। एक डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं, जी। जो भगवान ने आपकी किस्मत में लिखा है उस पर बिलीव करते हैं। दूसरे होते हैं जो ट्राई करते हैं कि किसी तरीके से छीन ले या किसी भी तरीके से हम वो चीज़ पा लें। जैसे रावण थे, जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने नवग्रह को कैद कर लिया था।
और ऐसी जगह पे बिठा दिया था कि अगर उस दौरान जो मेघनाथ थे उनका जन्म हो जाता तो संसार में कोई उन्हें परास्त नहीं कर पाता। लेकिन अंत समय पे जो शनि महाराज थे उन्होंने अपनी दिशा बदल ली थी और उस दिशा के कारण ही मेघनाथ का वध हो पाया। सही। तो रावण ने तो अपना ट्राई करा, अपना प्रयास करा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जितना ज्ञान रावण को था वो किसी को नहीं था। जो बाल किताब है रावण द्वारा ही रची गई है। तो रावण ने तो अपना पूरा ट्राई करा, लेकिन जो डेस्टिनी में विधाता ने लिखा हुआ है उसको कोई नहीं डाल सकता। अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है ना कि आपका रिचुअल करने से आपको कुछ चीज़ मिलेगी तो आप वही करोगे। आप कितना कोशिश कर लो कि आप अपनी वजह से कुछ कर लो या कुछ भी आप ट्राई कर दो, जब तक विधाता की उसमें परमिशन नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि आप विधाता को लेकर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दें कि विधाता किसको कहा जाता है। देखो, सबकी अपनी मान्यता है। कोई निराकार को मानता है, कोई साकार को मानता है, पर बात है बिलीफ की कि जिसको भी मानो दिल से मानो। क्योंकि जितने भी संत हुए हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, सबका एक ही संदेश रहा है प्रेम का, कि प्राणी मात्र में प्रेम भाव रहे। खैर चलो, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। हालांकि मेरी नॉलेज जीरो है, लेकिन फिर भी जितना होता है। मैंने विधाता वर्ड सुनने के बाद इसके आपसे विधाता की बात की कि बेसिकली सनातन में विधाता ब्रह्मा जी को कहा जाता है। विधाता क्या, विधान रचने वाले। तो विधाता का मतलब है जो ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने सब कुछ, जब हम पैदा हो रहे हैं हमारी सब किस्मत लिख दी गई है विधाता। तो विधाता इज नॉट अ सुप्रीम पावर, ही इज वन ऑफ द पावर। विधाता, जैसे हम कह रहे हैं ना कि जो विधाता ने कह दिया बिल्कुल ठीक बात है, जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया, जिसकी किस्मत लिख दी। पर इस सारे ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड में, आपको पता मल्टीवर्स ये सब में सिर्फ एक ऐसी शक्ति है जो विधाता को भी बदल सकती है, विधाता के विधान को बदल सकती है, वो शिव जी। सिर्फ शिव ही है जो सब कुछ बदल सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि जो कर्मों का फल है, कई लोग सोचेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि आपके जीवन में सफलता है ही नहीं है, तो ये मत समझिए कि उसने कह दिया तो वही होगा। मैं इसलिए नहीं, थोड़ा बिल्कुल सा, रहेगा। हाँ, तो आपके कर्म, हो सकता है कि पिछले कर्म की वजह से शायद वो आपके डिले हों इस बार के कर्म, लेकिन इस बार अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो फिर विधान बदलने में कोई ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हो। मैं जो मैंने विधाता संबोधित करा है ना, वो मैंने ब्रह्मा जी के लिए नहीं करा गया, वो मैंने उस अपार शक्ति के लिए कह रहा है कि जो एक अपार शक्ति है वो जो चाहेगी वही होगा। जाना तो वहीं पर ही है ना, आखिर वो तो जाना तो वहीं जैसे पर ही एक है। दोहा है कबीर जी का कि गोविंद से गुरु बड़ा, जो कोई करे पसंद, गोविंद गिरे जाल में गुरु काट दे फंद। दोनों है इसमें, गुरु का दोनों खड़े। मतलब है कि अगर एक बार को जो गोविंद है मतलब भगवान है, वो तो आपको आपके कर्मों की सजा देंगे, लेकिन अगर आपने गुरु का हाथ पकड़ा हुआ है, आप गुरु के सानिध्य में हो, तो गुरु महाराज ऐसी कृपा करेंगे कि जो आपको 100% भुगतना है वो 10% पे ले आए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कर्म भी कुछ ऐसा हो जो माफी लायक हो। वो तो ऑब्वियस है, वो तो ऑब्वियस। ये नहीं कि भाई एक कोई हीनियस क्राइम करने के बाद गुरु की तरफ जाएंगे, भाई आप मृत्युदंड मेरा 1 साल में बदल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और मृत्युदंड किस चीज़ों के लिए मिलता है वो समझ ही गई होंगे। तो हो गया। हाँ, तो भाई कर्म, और वो भी कर्म जो हमसे अनजाने में हुए हैं, ना कि जानबूझकर किया गया कर्म और उसके बाद हमारी माफ़ी, उसमें कोई माफ़ी नहीं है। जानकर भी देखो, मेरा मानना इसमें ये है पर्सनली कि अगर उस कर्म का हमें रियलाइजेशन हो गया है या हमसे बहुत हाँ, वो भी ठीक है, हो गई है, वो भी ठीक है। तो भी परमात्मा हमें माफ कर देता पश्चाताप जो होता है ना, वो भी अपने आप में एक सजा होती है, जिसकी आग में इंसान खुद जलता है। है। तो फिर वो खुद ही सजा भुगत रहा होता है, तो परमात्मा को इस चीज़ का होता है कि ठीक है, एक इंसान इस चीज़ का पश्चाताप कर रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बस एक ही बार हो ऐसी चीज़ें, एक बार की गलती दूसरी बार का गुनाह होता है। हाँ बिल्कुल। तो गलती तक अगर सीमित रही जाए तो बात ठीक होती है। बड़ा मज़ा आया कार्तिक भाई आपके साथ बात करके। और भाई आजकल का ज़माना ये है कि लोग ना कंपटीशन को ना बड़े गलत तरीके से लेते हैं। कंपटीशन मतलब कि भाई मैं भी स्टोरी टेलर हूँ, आप भी हो, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे फील्ड में नए लोग आते हैं। ऑल दो आप इंस्टा पे पुराने हैं काफ़ी, यूट्यूब का अलग से एल्गोरिथम होता है, यूट्यूब पे कहानी का अलग से होता है। मैं चाहता हूँ कि आपके जो आपके सुनने वाले हैं उनकी तादाद बढ़े, तो इसलिए जो मेरे सुनने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार कार्तिक भाई के चैनल को जाकर जरूर ट्राई कीजिए। जो ये टाइटल में आपको मिल रहा होगा, एक हैंडल मिल रहा होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो कार्तिक भाई का सीधा चैनल ओपन हो जाएगा। वहाँ पर अभी
सब्सक्राइबर हो सकता है देखने में आपको कुछ कम लगे, लेकिन क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ, कार्तिक भाई भी डालते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि एक चैनल या आप सुनते होंगे, मुझे पता है हॉरर वाले कोई चैनल नहीं छोड़ते, ये तो है ही। वो सारे चैनल उनको पता होते हैं अभी कौन कहाँ पे है। तो मैं चाहता हूँ कि उस लिस्ट में आप कार्तिक भाई को भी ऐड कीजिए। साथ के साथ ही अगर आप बिंज वॉचिंग करना चाहते हैं कि भाई टाइम थोड़ा सा कम है, उस कम टाइम में मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल करूँ, तो उसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कार्तिक भाई की जो इंस्टा आईडी है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप छोटे छोटे जो रील्स होते हैं उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। और हो सकता है कि अभी आप सोच रहे हो कि भाई कौन सी स्टोरी सुनूं, जो उसका शॉर्टर वर्जन है उसको सुनने के बाद हो सकता है कि उसका लॉन्ग वीडियो आपके चैनल पर भी हो, तो टाइम थोड़ा सा कम वेस्ट होगा, चूज़ करने में आसानी होगी। इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं कार्तिक भाई को, यूट्यूब पर मैंने आपको बता ही दिया। साथ के साथ ही आपसे एक दरख्वास्त है कि जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ के साथ चैनल पर रेगुलर जरूर आ रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उनके लिए एक दरख्वास्त है कि आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो नए व्यूअर्स हैं वो तो वही लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ के साथ एक नया फीचर आया है जो यूट्यूब पर हाइप का, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फेवरेट क्रिएटर है, यानी कि मैं, अगर आप मेरी वीडियोस आपको पसंद है तो आप हाइप जरूर प्रेस कीजिए बटन को। उससे क्या होता है कि जो वीडियो है वो प्रमोट होना शुरू होती है और यूट्यूब को लगता है कि ठीक है भाई, इसकी थोड़ी बहुत ऑडियंस है जो इसका साथ देती है, तो हम भी साथ देते हैं। और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या क्या कि कैसे आपको लगे किससे। और जब कार्तिक भाई का आप एक बार चैनल विजिट करेंगे तो वो भी फीडबैक दीजिएगा कैसे लगेंगे। और ये जो सफ़र है कार्तिक भाई अभी शुरू ही हुआ है, हाँ, अब हम मिलते रहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि भाई जो मेरे पास एक बार आ जाता है मैं छोड़ता नहीं। हमारा सिलसिला चलता रहता है, 3-4 महीने में एक पॉडकास्ट चलता रहता है। और इसी के साथ आज का जो पॉडकास्ट है इसको लगाते हैं, यहीं पे विराम लगा देते हैं ताकि हम अगले पॉडकास्ट की भी तैयारी करें। सो अभी वक्त है आपसे विदा लेने का, जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।